वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कंटिन्यू करते हैं जो इसका पार्ट 1 था, वो था किसके इंट्रोडक्शन था किसका चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हुए क्रॉसिंग को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस वगैरह डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम बार बार सेल्फ क्रॉसिंग, पॉलिनेशन ये सब बोलते हैं। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? मेटिंग, मतलब दो स्पीसीज़ को यानी मेल या फीमेल को मीट करना, आपस में क्रॉस कराना, जिससे एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। उसी को हम मीटिंग कहते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं। तो क्रॉसिंग कितनी टाइप की होती है? सेल्फ क्रॉसिंग होती है, टेस्ट क्रॉसिंग होती है, एक बैक क्रॉसिंग होती है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। वरना नॉर्मली हमने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा था? एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा था। उस टर्म को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने को समझना है सेल्फ क्रॉसिंग, टेस्ट क्रॉसिंग, बैक क्रॉसिंग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहला हम बैक क्रॉस देख लेते हैं। सेल्फ क्रॉस तो अभी बताया था ना मैंने कि मान लो टीटी है, वो अपने आप से ही क्रॉस कर रहा है, तो ये क्या है? सेल्फ क्रॉसिंग है, तो बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस नया टर्म आ गया, तो पहले मैं बैक क्रॉस बताऊंगा, देन टेस्ट क्रॉस बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, नीट पे बहुत बार पूछा गया है, तो अब समझो धीरे धीरे। ठीक है, तो बैक क्रॉस क्या बोलता है? व्हेन F1 प्रोजेनी, यानी F1 प्रोजेनी क्या बनी थी? टीटी। ठीक है, सो F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विथ टॉल पेरेंट या फिर डोमिनेंट पेरेंट, देन इट इज़ दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। यानी कि जब जो टी यानी कि जो F1 प्रोजेनी, फीलियल 1 प्रोजेनी जो है, उसको हम क्रॉस करते हैं, उसको हम क्रॉस करते हैं किसके साथ? डोमिनेंट पेरेंट के साथ। डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट पेरेंट है टॉल वाला, कैपिटल टी, उसके साथ क्रॉस करते हैं, तो इसे हम बैक क्रॉस बोलते हैं। देखो F1 प्रोजेनी को हमने क्रॉस किया डोमिनेंट पेरेंट के साथ, तो इसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस। नोट क्या करना है? द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द रेसेसिव फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय द बैक क्रॉस। यानी कि मतलब समझो, यानी कि F1 वाले में रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है, हो रहा है, यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर शो हो रहा है, इसे चेक करने के लिए डोमिनेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। बोलने का मतलब क्या है? देखो इसमें बोला गया जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द रेसेसिव फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय द बैक क्रॉस। ठीक, यानी कि हम अगर बता सकते हैं कि टी ये जो F1 जनरेशन है उसमें रेसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी वाला है ना, वो दब रहा है, सप्रेस हो रहा है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमने इससे डोमिनेंट वाले को क्या किया? क्रॉस किया। इससे क्या होगा? F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन जो आएगा ना, उसमें डोमिनेंट चीज़ जो है ऑटोमेटिक सब एक्सप्रेस करेगी और रेसेसिव वाले को दबा देगी। ठीक, अब हिंदी में थोड़ा समझ लो ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। F1 जनरेशन वाले में रेसेसिव कैरेक्टर भी शो हो रहा है, ठीक है, इसे चेक करने के लिए डोमिनेंट के साथ क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में वो रेसेसिव को सप्रेस करेगा। इससे प्रूव होता है कि F1 जनरेशन में रेसेसिव था। यानी कि अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं तो F2 जनरेशन में टोटली सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो डोमिनेंट पैदा होंगे। इससे क्या पता चलता है कि इसमें जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो पूरी तरीके से सप्रेस हो रहा है। और रेसेसिव किसको बोलते हैं? जो सप्रेस होता है, जो दिखाई नहीं देता किसी प्रोजेनी में। ठीक है, समझ आया क्यों करते हैं हम ये बैक क्रॉस? इस रीज़न की वजह से। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस के लिए भी ऐसे ही एक डेफिनेशन होगा, बट ये जो नीट का डेफिनेशन है इसको आपको याद रखना है। क्या बोला है? द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द रेसेसिव फिनोटाइप कैन बी डिटरमाइंड बाय द बैक क्रॉस। ये नीट का क्वेश्चन है। ये हिंदी वाला जो टर्म है ना, इसको एक बार बार रीड करना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा होता है बैक क्रॉस का। ठीक है, तो देखो वहाँ पे हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ मेट किया था, यहाँ पे रेसेसिव पेरेंट के साथ मेट करेंगे। वहाँ पे हम रेसेसिव कैरेक्टर है F1 जनरेशन में, इसलिए डोमिनेंट के साथ मेट किया था। अब यहाँ पे हम F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसको डिटरमाइन करने के लिए F1 जनरेशन के साथ मेट करेंगे किसको? रेसेसिव पेरेंट को, ताकि पता चले कि ये खुद सप्रेस हो जाएगा और इसमें जो है F1 प्रोजेनी में डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये पता चल जाएगा। इसलिए हम रेसेसिव वाले के साथ मेट करेंगे, इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब डेफिनेशन देखो, टेस्ट क्रॉस व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस्ड विद द ड्वार्फ या रेसेसिव पेरेंट देन दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। ठीक है जी, अब एग्जांपल देखो, F1 प्रोजेनी टी है, ओके, और रेसेसिव पेरेंट कौन था? स्मॉल टी। ठीक, अब नीट में क्या क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड? तो नोट क्या था? नीट में आया था ये वाला क्वेश्चन कि द जीनोटाइप ऑफ प्लांट शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप, है ना, एट F1 जनरेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द टेस्ट क्रॉस। यानी कि
F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी जो है, F1 प्रोजेनी शो कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर को, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए उसे रेसेसिव के साथ मीट किया ताकि ये कैरेक्टर प्रोजेनी में सप्रेस हो जाए और ये कैरेक्टर ऑटोमेटिक दिखे, है ना, एक्सप्रेस कर जाए अपने आप को, तो पता चल जाएगा कि F1 वाला जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर इसके अंदर है। तो रेसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन का डिटरमाइन करने के लिए, है ना, पता लगाने के लिए हम उसको मेट करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ, और उसका डोमिनेंट कैरेक्टर को जानने के लिए हम उसको मेट करते हैं रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, ताकि ये दब जाए, है ना, तो पता चल जाएगा ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये दब जाएगा, ये सप्रेस करेगा किसको, या फिर ये डोमिनेंट कर जाएगा, एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, जो कैपिटल टी था ना, है ना, वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला हम जब इसके साथ मेट करते हैं तो ये वाला अपने आप को शो करता है। सारे के सारे क्या होते हैं, मेट, मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, ये एक टॉल होता है एक ड्वार्फ होता है ना, तो टॉल वाला क्या था, डोमिनेंट था, तो सारे टॉल होंगे तो पता चल जाएगा ये डोमिनेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो है डोमिनेंट कैरेक्टर भी था, इसलिए तो सारे टॉल हुए ना। और अगर स्मॉल वाले के साथ करेंगे तो ये पूरा पूरा सप्रेस हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर कैपिटल टी इसमें है, किसमें, F1 प्रोजेनी में। इसलिए इन चीज़ों को करते हैं। ये डेफिनेशन IMP है, रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, F1 वाले का डोमिनेंट है, इसे चेक करने के लिए रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो F2 जनरेशन में रेसेसिव पेरेंट सप्रेस हो जाता है। इससे प्रूव होता है कि F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर था, यानी कि इन दोनों को मेट करने के बाद जो प्रोजेनीज बने उसमें टॉल प्रोड्यूस होंगे और ये कैरेक्टर सप्रेस हो जाएगा। तो इससे पता क्या चला कि F1 प्रोजेनी में डोमिनेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट है, यानी कि इसमें पहले से डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़ है। ठीक, नोट क्या करना है, टू चेक और डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ टॉल और ड्वार्फ प्लांट एट F2 जनरेशन पे मेंडल यूज्ड बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट एट F2 जनरेशन को डिटरमाइन करने के लिए उसने क्या किया, बैक क्रॉस किया। जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, को देखने के लिए, रेसेसिव कैरेक्टर को देखने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस किया। ठीक है, ऐसा है, रिस्पेक्टिवली बोल दिया, मतलब एक के बाद एक उसने किया था। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। सो अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ना। ठीक है, मेंडल ने दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ताकि वो इस चैप्टर को अच्छे से समझा सके कि कोई भी फैक्टर या कैरेक्टर इनहेरिट कैसे होता है एक पेरेंट से उसके प्रोजेनी में। प्रोजेनी का मतलब उसका बच्चा। ठीक है जी, समझ रहे हो, ऐसा है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, कंटेंट पे ध्यान देना प्लीज़। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ख़राब है, समझा करो यार। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पहला लॉ था, 2 ही लॉ दिए थे। सेकंड क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बस। तो पहला जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस देख लेते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि होता क्या है। तो पहला, इट एक्सप्लेन्स एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट F2। ठीक है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखता है, ठीक है, यानी कि वन पेरेंटल कैरेक्टर दिखता है, ये एक्सप्लेन करता है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, और F2 जनरेशन में जो क्या बोलते हैं एक्सप्रेशन दोनों का दिखता है, रेसेसिव और डोमिनेंट का, यानी कि टी 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 टी, ठीक है, और कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो ये जो दिख रहा है ना, दोनों पेरेंट का क्या दिख रहा है, एक्सप्रेशन दिख रहा है। F2 पे दिख रहा है ना, F1 पे तो वो डोमिनेंट ही होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक 3:1 कैसे आया बताया अभी, टी फिर स्मॉल टी है ना, और फिर स्मॉल टी वाला आ गया 2 ठो, तो ये क्या है 3:1 ये आ गया। इसको भी एक्सप्लेन कौन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड चीज़ क्या है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मैंने बताया था एलील्स को हम फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया था। अब दूसरा पॉइंट क्या, फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर। एलील्स जो आते हैं ना, स्मॉल टी कैपिटल टी एक साथ आ गया तो ये पेयर ऑफ एलील्स है। कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो ये हेट्रोजेनियस एलील्स है। ठीक है, तो पेयर में ही आते हैं हमेशा। तीसरा पॉइंट क्या है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि हेट्रोजेनियस, जैसे कि इसमें, ठीक है, वन मेंबर इज डोमिनेंट एंड अदर मेंबर इज रेसेसिव। एक मेंबर डोमिनेंट होता है, एक मेंबर रेसेसिव होता है, ये हेट्रोजेनियस है, यानी डिसिमिलर फैक्टर ऑफ एलील्स हो गया। ठीक है, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए, तो इसमें एक डोमिनेंट होगा एक रेसेसिव होगा, यही चीज़ को बताया। कुछ बड़ा नहीं है, बहुत छोटा पॉइंट है,
तो उतना ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है ये देख लेते हैं। तो द पेरेंट कंटेन 2 एलील्स, ठीक है, पेरेंट के पास 2 एलील होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ पेयर segregate separate from each other so that the factors receive only one of the 2 factors of parent, ठीक। यानी कि होमोजाइगस में देखो टी टी है, टी टी, ठीक, इससे एक टी निकला बाहर और इससे एक टी निकला बाहर, इसी को सेग्रीगेशन कहते हैं। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड नहीं, यहाँ पे डिप्लॉइड है, वो मियोसिस करके एक गैमेट बनाता है जो हैप्लॉइड होता है जिसमें एक ही एलील होता है, ठीक है। देखो ये मेल है, मेल में क्या था, टी टी था, इससे एक निकला, ये कैपिटल टी आया, ठीक है। एक फीमेल हो गई, उसमें स्मॉल टी रेसेसिव वाला है, तो इससे एक गैमेट बाहर निकला, है ना। ये दोनों आके क्या बनाए, एक जायगोट बना दिया, ठीक है। ये होता है टोटल मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखो टी टी से 2 अलग अलग निकल गए, इसी को हम सेपरेशन या सेग्रीगेशन कहते हैं, ठीक। तो एक बार और पढ़ता हूँ, समझ आ जाएगा। द पेरेंट कंटेन 2 एलील्स, पेरेंट के बाद 2 एलील होता है इस टाइप से, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। द फैक्टर्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the factors or alleles of the pair get segregated या separate from each other so that the factors receive only one of the 2 factors यानी कि of parent, ठीक है। तो टी टी हो गया, अगर दोनों एक साथ होगा तो जायगोट नहीं बन पाएगा ढंग से। तो डिप्लॉइड वाला है उससे हैप्लॉइड गैमेट बनता है, ठीक, डिप्लॉइड वाला है उससे एक हैप्लॉइड गैमेट बना और ये दोनों मिलकर जायगोट बना दिए टी टी। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है ये सेग्रीगेशन का लॉ, ठीक। अब यहाँ पे एक नोट है छोटा सा, ठीक है। नोट क्या है वो देखो, होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट्स दैट आर सिमिलर, है ना, सिमिलर होते हैं क्योंकि टी टी ये होमोजाइगस है, टी स्मॉल टी ये क्या है, होमोजाइगस है, ठीक, सिमिलर होता है सारे का सारा। विल हेट्रोजीनियस आर प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ गैमेट्स, ठीक है, ईच हैविंग 1 एलील विथ इक्वल प्रोपोर्शन। यानी कि देखो ये टी, ठीक है, ये हेट्रोजेनियस है, तो सेग्रीगेशन कैसे होगा, एक टी निकलेगा एक टी निकलेगा, अलग अलग निकलेंगे, सपोज, समझ रहे हो। तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के टाइम आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक टी निकला अलग अलग, इस टाइप से इसका सेग्रीगेशन होता है। होमोजेनियस में क्या था, एक ही निकल रहा था, टी टी था, उससे आप एक ही निकाल दो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 2 भी निकाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेपरेशन हो रहा है इनका, सिमिलर ही तो गैमेट्स है ना, तो उनका जायगोट तो वही बनेगा, ठीक है, ऐसे ही बनेगा आगे जाके, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि अलग अलग गैमेट अलग अलग फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ताकि यार आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ सके, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, कंप्लीट डोमिनेंस, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपोज करेगा, कैसे, देखो, व्हेन डोमिनेंट एलील्स, अनमोडिफाइड एलील जिसको हम बोलते हैं, फील्स टू सप्रेस द रेसेसिव एलील, जब डोमिनेंट कैरेक्टर रेसेसिव कैरेक्टर को पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता। सपोज करो रेड फ्लावर है, ठीक है, और वाइट फ्लावर को हमने मेट किया, तो प्रोजेनी जो है रेड फ्लावर ओपन होना चाहिए, लेकिन रेड ना हो के वो पिंक कलर हो जाता है, क्योंकि वाइट कलर अपने आप को शो कर देता है। यानी कि रेसेसिव कैरेक्टर जब अपने आप को शो करने लगे प्रोजेनी में, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर रेड, यानी कि जो है डोमिनेंट पेरेंट जो है वो सप्रेस ना कर पाए पूरी तरीके से रेसेसिव वाले को, तो उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, ठीक। यानी कि व्हेन डोमिनेंट एलील फेल्स टू सप्रेस द रेसेसिव एलील completely in progeny F1 is called incomplete dominance। फॉर एग्जाम्पल रेड फ्लावर वाइट फ्लावर को मेट कराया, ये डोमिनेंट है ये रेसेसिव है, ठीक, दोनों को मेट कराया, कैपिटल आर से शो कर दिया डोमिनेंट वाले को, रेड वाले को, और वाइट वाले को हमने स्मॉल आर से शो किया, दोनों से एक एक निकला, इस कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों को मेट कराया, F1 प्रोजेनी क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि पिंक था, F1 प्रोजेनी। अब इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो गैमेट्स निकले, कौन कौन से गैमेट्स निकले, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाता हूँ, निकले गैमेट्स आर इससे अलग अलग निकला, ये कैपिटल आर स्मॉल आर था, इससे निकला क्या गैमेट, एक आर निकला और एक स्मॉल आर निकला, ठीक है। इस तरीके से इस साइड भी निकलेगा, सबका मेटिंग कराएंगे, इन दोनों का पहले इसके साथ, मतलब कि देखो इसका इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, इसका इसके साथ, देन इसका इसके साथ, इस टाइप से मेटिंग कराएंगे। तो इसका इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर रहेंगे रेड, इसका इसके साथ कराएंगे तो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। आर का इसके साथ कराएंगे कैपिटल आर के साथ आर स्मॉल आर, और इसका साथ कराएंगे तो वाइट बनेगा स्मॉल आर, ठीक है। तो रेशियो क्या है, 1:2:1, रेड पिंक वाइट, ठीक है। तो अगर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूछे कि होता क्या है, तो फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप, यानी कि हमको दिखाई दे रहा है 1:2:1, ये जीनोटाइप है, क्योंकि अंदर से आपको दिखाई दे रहा है आर स्मॉल आर,
आर स्मॉल आर 2 ठो, ठीक है, और एक आर स्मॉल आर, ठीक है। ये वाइट है कम्प्लीटली, ये रेड है, और ये 2 ठो क्या है, पिंक है। यानी कि हमको बाहर से भी दिखाई दे रहा है कि एक रेड बना है, एक वाइट बना है, 2 पिंक बना है, ठीक है, बाहर से दिखाई दे रहा है, यानी कि फिनोटाइप है। और जीनोटाइप भी 1:2 बना है, ठीक है। तो अगर आपको नीट में पूछे कि व्हेन फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो इसे बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहोगे। क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन है, ठीक है। सो व्हेन फिनोटाइप 1:1, जीनोटाइप 1:1, यानी कि व्हेन फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नीट में यही क्वेश्चन आया था। तो नोट में क्या है, व्हेन फिनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप दिस कंडीशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नीट का क्वेश्चन है, यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सेकंड पॉइंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑकर्स इन डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरहाइनियम स्पीसीज। ये इसका नाम है, इन फ्लावर्स में आता है। आपको मेनली एंटीरहाइनियम स्पीसीज बोलेगा या तो स्नैपड्रैगन या फिर डॉग फ्लावर ही बोलेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तीसरा पॉइंट वो पूछ सकता है, रीजन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में, इसको थोड़ा ऐसे ही इंपॉर्टेंट याद कर लेना, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ही पढ़ लो। रीजन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, लेस इफिशिएंट एंजाइम। एंजाइम जो है, जो कि डोमिनेट करता है रेसेसिव कैरेक्टर को, वो अच्छे से काम नहीं किया, या तो एंजाइम ही खत्म हो गया, नॉन फंक्शनल एंजाइम, या नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए। अब हम आगे को डोमिनेंस पढ़ेंगे। सो को डोमिनेंस भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही एक प्रोसेस होती है, लेकिन उससे पूरी तरीके से डिफरेंस है। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पा रहा था रेसेसिव वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे प्रोजेनी के अंदर अपने आपके लक्षण छोड़ने में। सपोज करो पप्पा लंबे हैं बहुत, मम्मी बहुत दिमाग वाली है, तो बच्चा जो पैदा होगा वो लंबा भी होगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी होगा। तो ये है को डोमिनेंस। क्या है, को डोमिनेंस, ठीक है जी। तो एक बार हम इसे बायोलॉजिकली देख लेते हैं कि इसका क्या होता है, जो इसका जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो को डोमिनेंस क्या है, व्हेन बोथ द पेरेंट्स कैरेक्टर ऑकर्स इन F1 प्रोजेनी या F1 प्रोजेनी रिसेंबल्स द बोथ द पेरेंट्स, दैट इज हेट्रोजेनियस प्रोजेनी बनता है ना, उसे हम को डोमिनेंस कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ थोड़ा गंदा दिख रहा है, को डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल इसका AB ब्लड ग्रुप है, जैसे कि IA IB इसके जीनोटाइप बनते हैं। तो AB ब्लड ग्रुप में IA का भी कैरेक्टर आ गया और IB का भी कैरेक्टर आ गया, ये दोनों इसके जीनोटाइप हैं। तो I यानी कि AB ब्लड ग्रुप में दोनों के दोनों कैरेक्टर्स, दोनों पेरेंट्स का गुण आ जाता है प्रोजेनी में, उसी को हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। अब इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कौन कौन से जीनोटाइप और फिनोटाइप होते हैं। फिनोटाइप हम जानते हैं 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, A B AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। जीनोटाइप कितने होंगे, 6 होंगे। 4 ब्लड ग्रुप है लेकिन जीनोटाइप 6 है। कैसे, ए के लिए IA, ठीक है, IA बना, ठीक है, और एक IA और स्मॉल आई, है ना। स्मॉल आई का मतलब क्या होता है, ये 0 यानी O को शो करता है, यानी कि वहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आई शो कर रहा है रेसेसिव, बिकॉज वी नो O ब्लड ग्रुप नॉट हैव एनी एंटीजन, ठीक है। O ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए हम आई से शो कर रहे हैं, जो कि एक रेसेसिव है। तो डोमिनेंट क्या है, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला क्या है, रेसेसिव है, ठीक है, इतना जान लो। तो ए के लिए IA, ठीक है, और एक क्या बनेगा, IA और स्मॉल आई, ठीक है। ये रेसेसिव, ये वाला रेसेसिव है, ठीक है, और ये डोमिनेंट 2 ठो है, ठीक है। तो इसका 2 जीनोटाइप बना, IA का, B का भी वैसे ही 2 बनेगा, IB, और एक क्या बनेगा, IB स्मॉल आई, 4 हो गए, ठीक है। O का क्या बनेगा, स्मॉल आई, ठीक, कितना हो गया, 5, ठीक। और एक आखिरी कौन सा है, AB का क्या बनेगा, IA IB, दैट्स इट, और कुछ नहीं बन सकता। तो टोटल कितना होगा, 6। A का क्या बना, IA और IA वाला और IA स्मॉल आई वाला, ठीक है। ये क्या है, 2 हो गया, काउंट करते रहना, 2 हो गया। IB के लिए IB और ये IB स्मॉल आई, ये कितना होगा, 2 हो गया। AB के लिए IA IB, ठीक है, 1 हो गया। और O के लिए स्मॉल आई यानी कि दोनों रेसेसिव है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। 2 2 4 2 6, ठीक है। टोटल फिनोटाइप कितना आया, 4 ब्लड ग्रुप होता है, जीनोटाइप में 6 जीनोटाइप आया। तो क्वेश्चन सीधा नीट में पूछ सकता है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बता दीजिए। तो टोटल जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप 6 होता है, इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लड ग्रुप का थोड़ा क्वेश्चन वगैरह आता है नीट में, कभी कभी पूछ लेता है।
देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, मोर टाइम रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अनदर वीडियो में, ठीक है जी।